नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीए और जीएस की जो हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं आईबी एसीआईओ 2020-21 के लिए, उसके भाग 5 को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो सेट 5 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 जीए और जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो फेमस कथन है, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कहा गया है विंस्टन चर्चिल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फुट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इसी के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन भी करवाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय आपको मिलेगा सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका की एक सिटी है, यूएसए की एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को, यहीं पे जो है गदर पार्टी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था? तो 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी, यहीं पे जो है कुछ कारणों से जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। तो राइट आंसर आपको जाएगा 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, यहीं पे जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, तथा इसी को हम जानते हैं त्रिपुरी संकट के नाम से, क्योंकि इसी जगह पे जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता को जो है लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो गांधी जी के द्वारा जो किसान आंदोलन था यह सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था चंपारण से। बिहार में मिलेगा आप चंपारण जगह, यहीं पे जो है गांधी जी ने किसान आंदोलन शुरू किया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा चंपारण से। अगला प्रश्न है, जल में अस्थायी यानी कि परमानेंट हार्डनेस का कारण क्या होता है? तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो कैलोरी की मापन इकाई है उष्मा, मतलब कैलोरी किसकी मापन इकाई है? तो उष्मा, यानी कि हीट की जो मापन इकाई है वो होती है कैलोरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, आप ध्यान दीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य जो होता है वह उदय होते समय और डूबते समय हमें लाल दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वे किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं ये किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा समांतर क्रम, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोहे में जंग का लगना यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो लोहे में जंग का लगना यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल यानी कि रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रिया का। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब जो है इसका फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टंगस्टन धातु। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में जो अर्धरात्रि के समय सूर्य है यह कब दिखाई पड़ता है आपको बताना है। तो नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है 21 जून के दिन दिखाई पड़ता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 जून। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई? तो सौरमंडल की जो खोज है यह कॉपरनिकस की द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है, जो कॉपरनिकस था इसने सर्वप्रथम बताया था कि जो है इसने जो है सन सेंट्रिक, यानी कि इसने बताया था कि जो सूर्य है वह केंद्र में है और जो पृथ्वी है उसका चक्कर लगाती है। तो आप इसे याद देखिएगा, कॉपरनिकस पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया था कि जो सूर्य है वह केंद्र में है और जो है पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। कॉपरनिकस से पहले एक मान्यता चली आ रही थी जो दी गई थी टॉलमी के द्वारा। आप याद देखिएगा,
कॉपरनिकस से पहले टॉलमी के द्वारा एक मान्यता दी गई थी। इसने क्या बताया था टॉलमी ने कि जो पृथ्वी है वह केंद्र में है और सन जो है, जो सूर्य है, उसका चक्कर लगाता है। यह जो मान्यता थी टॉलमी के द्वारा यह दी गई थी, यह काफ़ी लंबे समय तक चलती आ रही थी, परंतु बाद में जाके इस मान्यता को पलट दिया गया कॉपरनिकस के द्वारा, तथा कॉपरनिकस ने बताया कि जो सूर्य है वह केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती। तो जो कॉपरनिकस इसने सन सेंट्रिक सिद्धांत दिया था और जो टॉलमी था इसने जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य यानी कि सन को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या मतलब, जो आपको बताना है कि जो ग्रह है वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर जब होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो जब कोई सैटेलाइट होता है, जब कोई ग्रह होता है, सॉरी यहाँ पे ग्रह की बात हो रही है, हाँ, तो जब कोई जो ग्रह होता है, जब कोई प्लेनेट होता है यहाँ पे, तो प्लेनेट जब अधिकतम दूरी पे होता है सूर्य से तो उस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। आप याद देखिएगा, जब कोई प्लेनेट होता है, जब कोई ग्रह होता है वह अधिकतम दूरी पे होता है सूर्य से तो उस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। और उसके बाद जब जो कोई ग्रह होता है वह न्यूनतम दूरी पर सूर्य के होता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो वर्तमान में अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो टोटल 89 तारामंडल आपको मिलेंगे अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या है 4। पार्थिव, इनको हम इनर प्लेनेट भी कहते हैं। प्यार देखिएगा, इनर प्लेनेट। ये 4 कौन कौन से हैं? आपका मरकरी हो गया यानी कि बुध हो गया, मरकरी के बाद आपका क्या आएगा? मार्स हो गया, मंगल ग्रह, उसके बाद आपका वीनस आ जाएगा, उसके बाद आपका अर्थ हो जाएगा। ये 4 जो होते हैं इनको हम कहते हैं क्या? तो इनको हम कहते हैं इनर प्लेनेट। आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं? तो वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से अलग होने का फैसला किया है? तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से अलग होने का फैसला किसने किया है? तो जापान ने। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जापान, तथा जापान की राजधानी है टोक्यो, तथा टोक्यो में जो है ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भी खेले जाएंगे। तथा जापान का मैनचेस्टर हम कहते हैं ओसाका को, तथा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिडे सुगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 जारी किया था। तो आपको बताना है कि 2019 का जो जलवायु जोखिम सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 2019 का जो जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया था इसमें भारत की रैंकिंग थी 14वीं। तो आप इसे याद रखना है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2022 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो मैं आपको 2020 से 2024 तक के सभी इवेंट बता दे रहा हूँ G20 के, जो आपको याद रखने हैं। 2020 का हुआ था सऊदी अरब में, उसके बाद 2021 का होगा आपका इटली में, 2022 का आपका होगा इंडोनेशिया में, और 2023 का जो होगा वो होगा हमारे प्यारे देश भारत में। इससे पहले 2022 की जो मेजबानी थी G20 की वह भारत करने वाला था, परंतु अब भारत 2023 की करेगा और 2022 की अब करेगा इंडोनेशिया। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो गुप्त काल के दौरान एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ कौन था? तो आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी को ग्रहण किया तो वह कौन था? तो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी को ग्रहण किया तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसी के शासनकाल में जो है फाहियान भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत की जो शुरुआत है यह की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में जो है किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना के। तथा गुप्त काल में सोने की मुद्रा को, स्वर्ण की मुद्रा को हम दिनार के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो यह राजा था, कौन था? इस कुमार गुप्त। आप याद देखिएगा, कुमार गुप्त जो था इसने जो है हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कुमार गुप्त, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो यह किनके सिक्के हैं? तो गुप्तों के जो सिक्के हैं वे संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्तों के। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके सम्राट में जो है दरबारी, मतलब किस सम्राट के दरबारी कवि थे? आपको बताना है। जो बाणभट्ट था वह किसका दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे करता था? तो जो हर्षवर्धन था वह अपनी जो धार्मिक सभा था यह करता था कहाँ पे? तो प्रयागराज में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रयागराज, यानी कि प्रयाग में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर किसकी इकाई होती है? डिस्टेंस, यानी कि दूरी की जो इकाई होती है वो होती है प्रकाश वर्ष। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? आपको बताना है। तो जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वह परिवर्तित नहीं होती। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी आवृत्ति। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो गर्म करने पर जो है अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह बढ़ता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें पाई जाती है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो श्यानता वह किसमें होगी। तो यह बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। इसमें सबसे ज़्यादा श्यानता आपको देखने को मिलेगी शहद में, क्योंकि शहद जो है सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, शहद। अगला प्रश्न है, दूध किसका घटिया स्रोत है? यानी कि आपको बताना है जो दूध है उसमें क्या चीज़ नहीं मिलता है। तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो यह जो सबसे पहले आप याद रखिएगा, यह जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह दिया जाता है CSIR के द्वारा। किसके द्वारा? तो CSIR के द्वारा, यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा जो है प्रतिवर्ष यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तथा 1958 में जो है सबसे पहले यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। तथा किस क्षेत्र में यह दिया जाता है? तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है प्रतिवर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। तथा 2020 के लिए जो है चिकित्सा के क्षेत्र में यह दिया गया है किसको? तो डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार 2020 है उसे यह किसे दिया गया है? तो 2020 का जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार यह चुना गया किसको? तो विश्व खाद्य संगठन को, यानी कि जो वर्ल्ड फूड जो विश्व खाद्य संगठन है इसको जो है 2020 के जो है किसके लिए चुना गया है? तो विश्व खाद्य संगठन है। यहाँ पे विश्व खाद्य प्रोग्राम होगा, यहाँ पे कार्यक्रम होगा, यहाँ पे सॉरी। तो कार्यक्रम जो विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको जो है चुना गया है 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। यहाँ पे होगा विश्व खाद्य कार्यक्रम न कि संगठन। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को जो है 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला प्रश्न आपके सामने है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने की थी? तो सुरेश रैना ने। जब MS धोनी ने संन्यास की घोषणा की थी तो उसी दिन जो है सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो महिला एकल US टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो नाओमी ओसाका, ये जापान की फेमस खिलाड़ी हैं। तथा इन्होंने जो है महिला एकल जो है महिला एकल में मतलब US ओपन में जो है महिला एकल का खिताब जीता था। तो राइट आंसर आपका जाएगा नाओमी ओसाका। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेट 5 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।